भारतीय रेलवे के बारे में एक बात कही जाती है, इस देश की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि इतिहास, वक्त और न जाने कितने अनसुलझे रहस्यों को अपने सीने में समेटे दौड़ती हैं। अगर आप कभी रात के 2-3 बजे ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें, तो दूर किसी घने जंगल या बियाबान पहाड़ियों के बीच कोई छोटा सा गुमनाम रेलवे सिग्नल लाल चमकता दिखाई देता है। आप सोचते होंगे कि वहाँ केवल सन्नाटा है, लेकिन हर रेल कर्मचारी जानता है कि कुछ ट्रैक्स ऐसे भी हैं जो सरकारी टाइम टेबल में दर्ज नहीं होते। मेरा नाम रंजीत राय है। साल 1998 में मैं ईस्टर्न रेलवेज में सीनियर ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE के पद पर तैनात था। 30 साल की नौकरी में मैंने हर तरह के मुसाफिर देखे। चोर, पॉकेटमार, भागते हुए प्रेमी और बेघर मुसाफिर। लेकिन 14 नवंबर 1998 की रात को 12,311 अबकाल का मेल में जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे नौकरी से इस्तीफी देने और लोहे की पटरियों से हमेशा के लिए दूर भागने पर मजबूर कर दिया। वह नवंबर की एक बेहद ठंडी और धुंध भरी रात थी। काल का मेल हावड़ा से निकलकर धनबाद और गया के बीच झारखंड बिहार के सीमावर्ती बीघा जंगल वाले हिस्से से गुजर रही थी। कोहरा इतना घना था कि खिड़की से बाहर हाथ निकालो तो अपनी उंगलियां तक नहीं दिखती थी। रात के ठीक 2:15 बज रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। मैं S6 से स्लीपर कोच में बर्थ नंबर 44 पर बैठकर अपने चार्ट में टिक्स लगा रहा था। पूरा डिब्बा सो रहा था। सिर्फ ऊपर की पीली नाइट लैंप जल रही थी और हवा में लोहे की रगड़ और बीड़ी के धुएं की एक पुरानी गंध तैर रही थी। तभी कोच के पिछले हिस्से से एक अटेंडेंट राम सिंह दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ा हुआ था। राय साहब, जरा पीछे चलिए। एक अजीब गड़बड़ हो गई है, राम सिंह ने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ राम सिंह? कोई बिना टिकट वाला घुस आया क्या? मैंने अपना चश्मा नाक पर टिकाते हुए पूछा। नहीं साहब, डिब्बे का गणित बिगड़ गया है। उसने थरथराती उंगलियों से ट्रेन का नक्शा दिखाया। हमारे काल का मेल के रेक में कुल 18 डिब्बे हैं। सबसे पीछे गार्ड का ब्रेक वैन, गार्ड वैन होना चाहिए, लेकिन S8 कोच के बाद एक और डिब्बा लगा हुआ है। मैंने हंसकर कहा, पागल हो गए हो क्या? आसनसोल में कोई अतिरिक्त कोच जोड़ा गया होगा जो चार्ट में चढ़ना भूल गए होंगे। नहीं साहब, राम सिंह ने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ी। वह लाल रंग का पुराना लकड़ी का कोच है। उस पर जो नंबर लिखा है वो भारतीय रेलवे के किसी कोड से मेल नहीं खाता। और और उस डिब्बे से 60th इन दशक के गानों की आवाज़ आ रही है। मैं अपना टॉर्च और अटेंडेंस रजिस्टर उठाकर उठ खड़ा हुआ। हम एसडेम फिर एसडेट कोच पार करके ट्रेन के सबसे आखिरी वेस्टिब्यूल, 2 डिब्बों को जोड़ने वाला गलियारा के पास पहुंचे। आमतौर पर S8 के बाद लोहे का भारी सेफ्टी दरवाज़ा होता है जो गार्ड के डिब्बे पर ख़त्म होता है, लेकिन वहाँ एक भारी महोगनी लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ था जिस पर पीतल के पुराने अक्षरों में लिखा था, प्रथम श्रेणी कूपे 1572 इंच। दरवाजे की कांच की खिड़की गंदी थी, लेकिन अंदर की पीली टिमटिमाती रोशनी साफ दिख रही थी। मैंने अपना हाथ उस पीतल के हैंडल पर रखा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेला, हवा में एक तेज सड़ी हुई लकड़ी, पुराने परफ्यूम और गीले कपड़ों की गंध मेरे नथुनों में भर गई। हम दोनों ने अंदर कदम रखा। वो डिब्बा आधुनिक काल का मेल का हिस्सा लग ही नहीं रहा था। दीवारों पर मखमली पर्दे लगे थे, नक्काशीदार लकड़ी की छत थी और पंखे लोहे के भारी जालीदार थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन के चलने का कोई झटका वहाँ महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ एक भयानक अजीब सा सन्नाटा था। डिब्बे के गलियारे में चलते हुए मैंने कूपे नंबर 3 के अंदर झांका। अंदर 4 मुसाफिर बैठे थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। उन्होंने 1970 दशक के फैशन के कपड़े पहन रखे थे, बेल बॉटम पैंट्स।
बड़े कॉलर वाली कमीज़ें और पोल्का डॉट साड़ियाँ। उनकी टेबल पर एक पुराना ट्रांजिस्टर रखा था जिससे धीमी आवाज़ में ऑल इंडिया रेडियो की धुंधली ब्रॉडकास्ट आ रही थी। यह आकाशवाणी है। आज 10 अगस्त 1972 के मुख्य समाचार। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1972। मैंने अपना गला साफ किया और आगे बढ़ा। आदाब, नमस्कार, आपका टिकट दिखाइए। चारों यात्रियों ने एक साथ अपने सिर घुमाए। उनका घूमना कोई सामान्य इंसानी हरकत नहीं थी। उनके शरीर वहीं रहे, सिर्फ उनकी गर्दनें किसी गुड़िया की तरह 180 डिग्री मुड़ गईं। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद थीं, जिनमें कोई चमक नहीं थी। उनके चेहरे इतने पीले और बेजान थे जैसे किसी मरे हुए इंसान पर पाउडर लगा दिया गया हो। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने, जिसकी मूछें ऐंठी हुई थीं, जेब से एक गंदा आधा जला हुआ गत्ते का टिकट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। टोकन जैसा वह कार्डबोर्ड टिकट 10 अगस्त 1972 का था। उस पर लिखा था हावड़ा से बेलापुर जंक्शन ट्रेन नंबर 00। श्रीमान, मेरी आवाज़ कांपने लगी। भारतीय रेलवे के नक्शे में बेलापुर जंक्शन नाम का कोई स्टेशन नहीं है। तभी उस बेजान बुजुर्ग ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा किसी सूखे काठ की तरह कड़कड़ाया। उसके मुंह के अंदर से ट्रेन की पटरियों की एक भयानक चीख जैसी आवाज़ निकली। बेलापुर जंक्शन नक्शे में नहीं है। अफसर साहब, क्योंकि 1933 में आई बाढ़ में पूरा स्टेशन और यह ट्रेन पटरियों समेत नदी में समा गई थी, हम 46 सालों से अगले स्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। उस बुजुर्ग मुसाफिर के मुंह से निकली पटरियों की घिसटती हुई अमानवीय आवाज़ ने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। उस बंद डिब्बे के अंदर हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि हमारे मुंह से धुआं निकल रहा था। मेरे साथ खड़ा अटेंडेंट राम सिंह खौफ के मारे पीछे की तरफ भागा और उसने लकड़ी के भारी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा किसी लोहे की दीवार की तरह जाम हो चुका था। राय साहब, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हम फंस गए हैं। राम सिंह की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने घबराकर कूपे नंबर 3 के यात्रियों की तरफ देखा। वे चारों अब अपनी सीटों से उठ चुके थे। उनके चलने में कोई आहट नहीं थी। वे हवा में तैरते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी सफ़ेद बेजान आंखों में कोई रहम नहीं था और उनके सूखे हुए होठों से एक साथ वही आवाज़ आ रही थी, अगला स्टेशन बेलापुर जंक्शन, अगला स्टेशन बेलापुर जंक्शन। तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक लगने की एक बेहद तेज कान फाड़ देने वाली आवाज़ आई। कच चचच, पूरे कोच में एक ज़बरदस्त झटका लगा। टिमटिमाती पीली बत्तियां एक झटके में बुझ गईं और पूरा डिब्बा घने अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखों के आगे का अंधेरा थोड़ा छंटा तो मैंने देखा कि ट्रेन रुक चुकी थी। खिड़की के बाहर कालका मेल का जाना पहचाना कोहरा नहीं था। वहाँ एक बेहद पुराना, जर्जर और वीरान रेलवे प्लेटफॉर्म दिख रहा था। प्लेटफॉर्म की पीली ईंटें उखड़ी हुई थीं। लोहे के खंभों पर जंग लगा था और ऊपर टैंगे हुए सीमेंट के बोर्ड पर काले अक्षरों में धुंधला सा लिखा था, बेलापुर जंक्शन। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ घने कोहरे के बीच कंदील, लैंटर्न हाथ में लिए कुछ साए घूम रहे थे। तभी उस लकड़ी के डिब्बे की सभी खिड़कियां अपने आप नीचे गिर गईं। खिड़कियों से नदी के पानी की तेज बदबू, सड़ी हुई काई और गीली मिट्टी की सीलन अंदर भरने लगी। राम सिंह, खिड़की से बाहर मत देखना, मैंने चिल्लाकर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन राम सिंह खौफ से सुन्न हो चुका था। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, प्लेटफॉर्म पर खड़े उन कंदील वाले सायों में से एक की लंबी सड़ी हुई उंगली सीधे खिड़की के अंदर आई और उसने राम सिंह का गला दबोच लिया। वह हाथ किसी मरे हुए इंसान की गीली हड्डियां का बना हुआ था। राम सिंह के मुंह से एक घुटती हुई चीख निकली। मैंने बिना एक पल गवाए अपने गले में लटकी हुई पीतल की रेलवे सीटी
विसल को मुंह में दबाया और पूरी ताकत से फूंक मार दी। रेलवे में रात के सन्नाटे में इमरजेंसी सीटी की आवाज एक अलार्म की तरह काम करती है। उस सीटी की तीखी आवाज जैसे ही उस प्रेत बाधित कोच में गूंजी, उन सायों की पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से इमरजेंसी ट्रेन हॉल्ट सिग्नल वाली लाल टॉर्च निकाली और उसकी तेज बीम सीधे उन मुसाफिरों के बेजान चेहरों पर डाल दी। लाल रोशनी पड़ते ही वे सभी आकृतियां चीखती हुई पीछे हटने लगी, जैसे लाल रंग का प्रकाश उन्हें उस 1972 के टाइम लूप से खींचकर वापस अंधेरे में ढकेल रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस महोगनी लकड़ी के दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम! दरवाज़ा एक झटके में खुला और हम दोनों बदहवास होकर पीछे S8 कोच के फर्श पर जा गिरे। पीछे गिरते ही S8 कोच का लोहे का दरवाज़ा अपने आप जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। क्लैंग! हम दोनों हाँफते हुए फर्श पर पड़े थे। S8 कोच की सामान्य पीली लाइटें जल रही थी, पंखे चल रहे थे और कालका मेल अपनी सामान्य रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। मैंने हिम्मत जुटाकर उठकर SE8 के पीछे वाले कांच से बाहर झांका। वहाँ कोई लकड़ी का कोच नहीं था, वहाँ कोई बेलापुर जंक्शन नहीं था। SE8 के ठीक पीछे सिर्फ रेलवे का सामान्य गार्ड वाइन जुड़ा हुआ था, जिसकी लाल बैक लाइट कोहरे में टिमटिमा रही थी। हम दोनों पूरी रात S8 कोच के फर्श पर बैठे रहे। न राम सिंह ने एक शब्द कहा और न ही मेरी हिम्मत हुई कि मैं दोबारा उस वेस्टिब्यूल के पास जाऊं। अगली सुबह जब कालका मेल गया जंक्शन पहुंची तो मैंने तुरंत स्टेशन मास्टर और जीआरपी को इस घटना की इत्तिला दी। शुरुआत में उन्होंने हमें पागल समझा, लेकिन जब हमने रेलवे के पुराने आर्काइव्स, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो कंट्रोल रूम के एक बुजुर्ग कर्मचारी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। 10 अगस्त 1972 को सचमुच 12,311 कालका मेल का एक लकड़ी वाला फर्स्ट क्लास कोच झारखंड के उस बीघा जंगल वाले इलाके में आई। अचानक बाढ़ में पटरियों समेत टूटकर उफनती नदी में बह गया था। उस हादसे में सवार सभी 42 यात्रियों और ऑन ड्यूटी टीटी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उस दुर्घटना के बाद बेलापुर स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करके रेलवे का यूनिफॉर्म, रजिस्टर, टॉर्च और पीतल की सीटी जीआरपी दफ्तर में टेबल पर जमा करा दी। डिवीज़न के अफसरों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे, मुझे मेडिकल लीव पर जाने की सलाह दी, लेकिन मैंने एक बात ठान ली थी, मैं दोबारा कभी लोहे की पटरियों के आसपास भी कदम नहीं रखूंगा। मैंने अपनी 30 साल की नौकरी को अलविदा कह दिया और अपने गांव वापस लौट आया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं उस रात कालका मेल के S8 कोच से बाहर तो निकल आया, पर मेरा एक हिस्सा आज भी उसी 1943 के ठंडे लकड़ी वाले कूपे में ही छूट गया है। आज भी जब कभी सर्दियों की रात में मेरे गांव के पास से कोई मालगाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है और उसकी सीटी की लंबी कराहती हुई आवाज़ सन्नाटे को चीरती है, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरन दौड़ जाती है। मैं अपनी रज़ाई में दुबक जाता हूँ, आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस दूर से आती सीटी की आवाज़ में किसी ट्रेन की पटरियों की घिसट नहीं, बल्कि उस डूबे हुए कोच के मुसाफिरों की कराह गूंज रही है। मुझे याद आती है वो 10 अगस्त 1972 की गत्ते की लाल टिकट, वो सीलन और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू और प्रोफेसर अवधेश शास्त्री की वो ठंडी खोखली आवाज़। हम 46 सालों से अगले स्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और आज रात हमारी ट्रेन को नया टीटी मिल गया है। सोचिए, उन बेजान रूहों के लिए समय वहीं थम चुका है। वे हर धुंधली अमावस की रात उस कालका मेल के पीछे अपना भूला हुआ डिब्बा जोड़ देते हैं, केवल इस उम्मीद में कि कोई मुसाफिर, कोई अफसर गलती से उस महोगनी लकड़ी का दरवाज़ा खोल दे और उनके साथ उस कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र का मुसाफिर बन जाए। इसलिए अगर आप कभी रात की ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, चारों तरफ सन्नाटा हो, ट्रेन की बत्तियां धीमी हों और बाहर कोहरा छाया हो
और एजेड डिब्बे के पार वेस्टिब्यूल से आपको किसी 70 के दशक के पुराने रेडियो के बजने की आवाज़ आए या महुआ और सीलन की गंध महसूस हो, तो अपनी सीट पर चुपचाप पड़े रहिएगा। भूल कर भी उत्सुकता में उस लकड़ी के कूपे का दरवाज़ा मत खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन आपको आपके घर, आपके शहर या आपके गंतव्य तक न ले जाए, बल्कि उस रेलवे के नक्शे से मिट चुके 1972 के पानी में डूबे बेलापुर जंक्शन पर हमेशा हमेशा के लिए उतार दें, जहां से वापस लौटने की कोई ट्रेन आज तक नहीं बनी।